मैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर है 6 नंबर है चैप्टर, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इन अ क्लोज लूप due to variable magnetic field around it, or production of electric current due to variation in magnetic flux around a closed loop is defined as electromagnetic induction। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस मतलब जो नॉर्थ पोल से निकलता है बाहर की तरफ ऐसे इमेजिनरी लाइंस, और साउथ पोल की तरफ ऐसे आता है, टर्मिनेट करता है। तो इन्हीं लाइंस को द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली, मतलब सरफेस से 90 डिग्री पे क्रॉस करता है ये फील्ड लाइंस। तो इसी का काउंटिंग है, इसी का नंबर है, नंबर ऑफ दीज फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स है, बस नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ एरिया। कैसे पास होना चाहिए, 90 डिग्री पे पास होना चाहिए एरिया से, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, राइट। तो एक सरफेस एरिया, अगर इसका फार्मूला क्या है फ्लक्स का, फाई इक्वल टू, फार्मूला भी लिखते चलेंगे, फाई इक्वल टू बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और डॉट एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखना है। अब फ्लक्स का डायमेंशन बताना है, ट्राई कीजिए बताने के लिए, क्या आप फ्लक्स का डायमेंशन बता सकते हैं। तो फ्लक्स के डायमेंशन के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन जानना पड़ेगा और एरिया का जानना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा का तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है फार्मूला फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का होता है फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। और एरिया को ए लिख दिए, बी के जगह पर क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। फोर्स का सबको पता है डायमेंशन mL_T_2, फोर्स का होता है mL_T_2 अपॉन पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है, मेन तो यही है, बाकी तो एरिया का भी पता है मुझे, एरिया का L² लिख दीजिए। लेकिन ये पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर मीटर, और डायमेंशन में AL लिखेंगे, यूनिट होता है एम्पियर मीटर, नहीं जानते हैं तो लिख दीजिए एम्पियर मीटर। SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल नॉर्थ पोल कितना स्ट्रॉन्ग है उसका मेजरमेंट एम्पियर मीटर में लेते हैं। तो डायमेंशन में AL लिख दिया मैंने। तो कुल मिला के डायमेंशन क्या आ गया देखते हैं, M आया 1, L कितना आया, देखिए एक L से एक L कट गया तो यहाँ L² बच गया, और T-2 बचा, T-2, और A नीचे था तो उसको ऊपर ले गए तो A-1 आ गया, यानी mL2T-2 A-1, ये डायमेंशन हो गया फ्लक्स का। नेक्स्ट टर्म लिखिए, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला था B डॉट एरिया। तो 1 वेबर कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड भी 1 टेस्ला होगा और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर।
CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। CGS यूनिट मैक्सवेल हो गया। और 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो CGS और SI में हमेशा हम लोग रिलेशन निकालते हैं, जैसे 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता था ना, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन CGS यूनिट वाला। तो वैसे ही यहाँ भी 1 वेबर SI यूनिट वाला वैल्यू होता है 10⁸ मैक्सवेल के। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो लिख ही लिए होंगे। इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज सर्किट। ठीक है, इस फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का कुल मिला के 2 लॉ है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या है फैराडे का? वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज लूप या क्लोज सर्किट चेंजेज, किसी भी क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट के पास में मैग्नेट को लाए हों, तो इससे जो लिंक फ्लक्स है वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, कैसे भी चेंज होना चाहिए। तो वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with a closed circuit changes, an EMF is induced in it, which lasts only so long as change in flux। यानी कि इसमें करंट तो इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन कब तक करंट रहेगा? परमानेंट नहीं होगा। जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी तक करंट रहेगा। फ्लक्स में वेरिएशन बंद हो गया तो करंट भी रुक जाएगा। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फेनोमेना है उसी को इन्होंने लिख दिया है, उसी को फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि जब भी किसी क्लोज लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। और कब तक इंड्यूस होगा? जब तक फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है। और सेकेंड लॉ इनका क्या है? सेकेंड लॉ उसका मैग्नीट्यूड बताया कि कितना इंड्यूस होगा। फर्स्ट लॉ तो बता दिया कि क्या होगा, फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ क्या बताया फैराडे का कि कितना इंड्यूस होगा। तो उस EMF का वैल्यू इन्होंने लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सर्किट। इस क्लोज सर्किट से सेकेंड लॉ ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड थ्रू क्लोज लूप। तो क्लोज लूप से जल्दी जल्दी फ्लक्स कब चेंज होगा? जब इस मैग्नेट को पास लाएंगे इसके फास्ट, किसी मैग्नेट को फास्ट एकदम लाएंगे इसके पास क्लोज लूप के, तो क्या होगा? जल्दी जल्दी चेंज होगा फ्लक्स। तो d∅dt के इक्वल फ्लक्स एंड फार्मूला इज d∅dt। EMF निकालने का फार्मूला हो गया d∅dt। और अगर इंड्यूस करंट बोलता तो EMF में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते, तो इधर 1/R कर देते, तो ये EMF के बजाय करंट मिल जाता, क्योंकि करंट होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट अगर पूछता तो क्या हो जाता है इसमें? 1/R। लेंज का ये तो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आएगा लिखने के लिए। लेंज लॉ स्टेटमेंट इसका है, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्लोज लूप में जो मैग्नेट को लाने से करंट इंड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, उसका डायरेक्शन लेंज लॉ से पता चलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the cause which produces it. It opposes the cause which produces it. मतलब ये कॉज क्या है? जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक क्लोज लूप मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्लोज लूप, ये क्लोज लूप एक यहाँ पे बना दिया मैं, और उसके पास में नॉर्थ पोल को मैं ला रहा हूँ, नॉर्थ पोल को पास ला रहा हूँ। तो नॉर्थ पोल को पास ले आने से क्या इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स लिंक करते जा रहा है।
तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा इस वायर में, ताकि जो आ रहा था ना, जो आने वाला रॉड है वही तो प्रोड्यूस कर रहा है इसमें करंट, तो वो आने वाले रॉड को आने नहीं देगा, मतलब इस रॉड को आगे बढ़ने से रोकेगा, इस रॉड को इधर बढ़ने से रोकेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना डायरेक्शन ऐसा रखना पड़ेगा ताकि उसके चलते इसका नॉर्थ पोल इधर बन जाए। ये नॉर्थ पोल किसका है, करंट कैरिंग वायर ऑल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, राइट। तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा इसमें लूप में, ताकि उसमें अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं, राइट हैंड थंब रूल, यानी कि करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करें तो थंब आना चाहिए इधर की तरफ, यानी जिधर से आ रहा है नॉर्थ पोल उधर, तभी तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा। मतलब ऐसा करंट इंड्यूस हो जाता है कि वो रिपेल करने लगता है, आने वाले जो फ्लक्स में वेरिएशन कर रहा है उसको रिपेल करने लगता है। तो एग्ज़ाम में उसी को लिखना है कि लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये में मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए मैथमेटिकली EMF induced E is given by minus d phi by dt. d phi means final flux minus initial flux by time interval, final flux minus initial flux upon time। ये सिंगल लूप के लिए है, अगर n नंबर ऑफ लूप है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, n नंबर ऑफ लूप होगा तो, ओके। नेगेटिव साइन इसमें क्यों लगाया हुआ है, तो नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस EMF अपोजेज द चेंज इन फ्लक्स। मतलब अगर चेंज इन फ्लक्स d का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी फाइनल फ्लक्स बढ़ गया है, तो EMF का डायरेक्शन माइनस लिया गया है उस समय। यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है, माइनस का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से मतलब है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से। तो यहाँ माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको याद दिलाता रहे कि ये फैराडे के अलावा लेंज लॉ भी इसमें घुसा हुआ है। खाली फैराडे लॉ होता तो फैराडे ने तो बस ये लिख दिया था, मैग्नीट्यूड लिख दिया था d∅dt, है कि नहीं, और लेंज ने माइनस लगाया इसमें माइनस जो लगाया वो किसने लगाया, लेंज ने। तो ये इंडिकेट करने के लिए लगाया माइनस साइन कि फ्लक्स में चेंज का उल्टा होता है, इंड्यूस EMF क्या होता है, अपोजिट फ्लक्स में चेंज का। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा EMF से, और नंबर ऑफ टर्न भी लिखना पड़ेगा, उससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और ये माइनस लिखना है। माइनस का यहाँ मीनिंग सिर्फ ये है कि आप लेंज लॉ अप्लाई करना है, आपको याद दिलाने के लिए कि आप डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ याद कर लीजिए, इसलिए माइनस लगाया है। ये इमोशनल EMF में क्या होता है, एक रेलवे का ट्रैक ऐसे बना हुआ है और उस पर एक स्लाइडर है, ये रॉड स्लाइड कर सकता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस स्लाइडर को आगे खींचेंगे तो एरिया बढ़ेगा, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। इसको ऐसे खींचेंगे, देखिए इसको इस तरफ मूव करेंगे तब तो फ्लक्स कम होगा, इधर मूव करेंगे तो। लेकिन अगर राइट साइड में मूव करेंगे, इस साइड में मूव करेंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कैसे भी फ्लक्स हो, करंट इंड्यूस होगा ही होगा, राइट। तो मोशनल EMF मतलब इस रॉड के मूवमेंट के कारण, ये जो रॉड मूव कर रहा है इधर या इधर, यह द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल EMF।
ओके, देखिए डेफिनेशन जल्दी से। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर एक यहाँ पे दिया हुआ है और इसके मूव करने से ये जब मूव करेगा तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, मूव करेगा तो मूविंग इलेक्ट्रॉन, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग इलेक्ट्रॉन पे लगता है फोर्स, उससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और एक जगह डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, माने पॉजिटिविटी। तो इसी को तो जहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हुआ एक जगह, तो इन दोनों पॉइंट के बीच ईएमएफ डेवलप कर जाएगा। मतलब इस रॉड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा तो सब इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा हो जाएगा और बाकी जगह इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये प्लस और ये माइनस मिलाकर यहाँ पे फील्ड बना देगा कि नहीं, प्लस से माइनस की तरफ। तो कितना फील्ड बनाएगा, कितना ईएमएफ होगा, तो उस ईएमएफ का वैल्यू होता है E = BLV। लिखिए इंड्यूस ईएमएफ ऑन रॉड, रॉड का लेंथ, इसका लेंथ अगर L है, इस रॉड का लेंथ है L और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस बनाया हुआ है वो B है, ठीक। और ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है, V स्पीड से इधर या इधर मूव कर रहा है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है BLV। ये रॉड, ये स्लाइडर है, इसका लेंथ L है और ये B मैग्नेटिक फील्ड है, लूप के अराउंड का मैग्नेटिक फील्ड, और L लेंथ, तो BL और कितने स्पीड से ये रॉड मूविंग है वो स्पीड मल्टीप्लाई कर देना है, इतना ईएमएफ डेवलप कर जाता है रॉड में। मोशनल ईएमएफ में BLV हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड में L लेंथ का रॉड V वेलोसिटी से दौड़े तो उसमें ईएमएफ डेवलप, रॉड के दोनों एंड में एक तरफ प्लस आ जाएगा एक तरफ माइनस, और BLV ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए तो करंट भी क्लोज लूप में आ जाएगा, तो BLV/R करंट फ्लो कर गया, BLV/R। फिर से देखिए कैसे ध्यान से, ये वायर को जब हम ऐसे मूव कराएंगे इस तरफ तो इस वायर में एक करंट इंड्यूस होगा, वायर में क्या इंड्यूस होगा, करंट। और हमको पता है कि करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स भी लगता है, और कितना लगता है तो याद हम लोग किए थे, बल = बिल फार्मूला, कि फोर्स उस पर लगता है BIL, राइट, फोर्स इतना लगता है। तो इतना जब फोर्स लगा तो मुझे इसको अगर मेंटेन करना है V वेलोसिटी, तो मुझे भी इधर BIL फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो ये उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, V कम हो जाएगा, तो इसीलिए BIL मुझे भी लगाना पड़ा। तो अभी I का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था, तो B तो ये लिख दिए, और करंट = देखिए ये वाला पुट कर दिए BLV/R पुट कर दिए, किसके जगह पर, I के जगह पर। तो B पहले से है, देखिए B पहले से है, I की जगह पर BLV/R लिख दिए और L की जगह पर L। तो कुल मिला के देखिए क्या आ गया, L 2 बार यहाँ पे आ गया L², और B भी 2 बार आया, देखिए ये B और ये B, तो B² VL²/R आ गया। क्या आ गया यहाँ, देखिए ये आ गया B² L² V/R। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उस रॉड को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी देते रहना है तब। उसके लिए पावर कितना चाहिए होगा, तो पावर इसको V वेलोसिटी से मूव कराना है मुझे, तो अगर इस रॉड को, ये रॉड को V वेलोसिटी से मूव कराना है तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ रहा था। क्यों लगाना पड़ रहा था, क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फोर्स पीछे लग गया था BIL, तो मुझे भी BIL लगाना था, क्योंकि इसमें इधर की तरफ क्या लग रहा था, फोर्स, बल = बिल फोर्स लग रहा था ऐसे BIL, तो मुझे भी फोर्स लगाना पड़ेगा BIL, और BIL में I इस रॉड में कितना है, तो I = अभी अभी देखे थे हम, ये वाला देखिए BLV/R था, BLV/R। R रेजिस्टेंस है, R क्या है यहाँ पे, रॉड का रेजिस्टेंस,
यहाँ से यहाँ तक रॉड जो है, ये जो मूवेबल रॉड है उसका रेजिस्टेंस है, तो कैपिटल R लिख सकते हैं। तो ये B इंटू बी स्क्वायर आया, BI और L स्क्वायर भी आया, B स्क्वायर L स्क्वायर we use Fleming right hand rule to find direction of induced current in a closed loop। और क्लोज लूप नहीं, मतलब रॉड या वायर, जो मूवेबल वायर था, अभी ऐसे ट्रैक एक बनाया हुआ था, इस पे वायर मूव कर रहा था, तो इस वायर में करंट ऊपर से नीचे जाएगा कि नीचे के ऊपर, कैसा करंट जाएगा वो निकालने के लिए कौन सा रूल है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए इसमें राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं? फोर्स निकालने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज मूविंग है तो, या करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किधर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो बताने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। और राइट हैंड थंब रूल कब यूज होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए, फील्ड लाइंस में एरो किधर लगाएंगे। और राइट हैंड, फ्लेमिंग के राइट हैंड का कब यूज होता है? इंड्यूस करंट निकालने के लिए। तो कुल मिला के 3 रूल है, एक है राइट हैंड रूल, दूसरा है लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा का नाम है थंब रूल है। राइट हैंड है, उसके बाद थंब भी लगा हुआ है रूल। तो राइट हैंड थंब 3 अगर उसमें लेटर है RHT, तो वो फील्ड का डायरेक्शन बताता है। खाली राइट हैंड है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है, और लेफ्ट हैंड है तो क्या बताता है? लेफ्ट हैंड है तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों रूल एक जगह आप लिख लें। देखिए क्या है इसमें, इंडेक्स फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। इंडेक्स फिंगर क्या बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम राइट हैंड के तीनों इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और थंब बताएगा कि ये रॉड किधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी बताएगा। थंब इसमें फोर्स नहीं बताएगा, थंब क्या बताएगा इसमें? वेलोसिटी, कि रॉड किधर दौड़ रहा है, ये वेलोसिटी। तो मिडिल फिंगर बताएगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। मिडिल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। नेम लिख लीजिए, मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस EMF। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या था? BA cos थीटा। फ्लक्स इक्वल टू था BA cos थीटा। तो इन तीनों में से कोई भी बदलेगा ना, B बदलेगा तो भी इंड्यूस होगा, A भी और थीटा भी। तो इसीलिए 3 मेथड है, एक है बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मेथड है इंड्यूस कराने का बाई चेंजिंग एरिया, और थर्ड मेथड है बाई चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन यानी थीटा। तीनों में से कोई भी चेंज का होगा तो फ्लक्स में चेंज आने लगेगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट सम मेथड फॉर इंडक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज लूप। तो लिखेंगे बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, फिर लिखेंगे बाई चेंजिंग एरिया, और थर्ड में लिख देंगे बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ दैट लूप। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा कि एक कॉइल ऐसे बनाया रहेगा स्प्रिंग जैसा, और इसमें एक स्विच लगा देंगे और एक बैटरी, ऐसे ये एक स्विच और एक बैटरी। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, जब स्विच ऑफ था तो क्या फ्लक्स जीरो था? जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है मुझे लूप, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था क्या? नहीं था ना, कोई भी करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा आसपास? और कोई मैग्नेट भी नहीं रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, अचानक से सर्किट में करंट आ जाएगा कहीं से। स्विच ऑन जैसे ही किए तो बैटरी की हेल्प से क्या आ जाएगा सर्किट में? करंट। और जैसे ही करंट आएगा
तो करंट सर्कल में जब घूमेगा सर्कल में तो वो प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सर्कल में घूमेगा करंट जैसे ही, तो क्या प्रोड्यूस कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा कर देगा। अब क्लोज लूप के बारे में सोचिए, बेचारे क्लोज लूप के पास पहले से फ्लक्स था क्या? नहीं था। अब अचानक उसके पास फ्लक्स यानी फील्ड लाइन आ गया ब्लू कलर वाला। तो फैराडे ने क्या बताया था कि जब भी किसी क्लोज लूप में फ्लक्स चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक लाइंस के संख्या में मतलब इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंट आएगा, तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन उसको अपोज करने के लिए दौड़ना चालू कर देंगे। ठीक, तो एक तो करंट इसमें बैटरी इधर से बोल रहा था कि जा उधर, करंट बैटरी भेज रहा था, लेकिन जो इंड्यूस हुआ उसके अंदर वो इसके अपोजिट होगा, क्योंकि उसको क्या करना है? रोकना है इसको। तो उल्टे डायरेक्शन में, एक ऐसे डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट। ठीक है, इस फेनोमेना को हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। सेल्फ इंडक्शन इसलिए बोले क्योंकि जिस लूप में करंट बैटरी ने फ्लो कराया उसी लूप में इंड्यूस वाला करंट भी हुआ, और म्यूचुअल वाले में आगे हम देखेंगे कि बैटरी फ्लो कराएगा किसी और लूप में और इंड्यूस होगा बाजू वाले लूप में। करंट इंड्यूस उसके पास वाले लूप में होगा, उसमें नहीं होगा। इसमें खुद ही में हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, देखिए तो इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? अब फार्मूला तो ईएमएफ का फार्मूला कौन बताया था? फैराडे बताया था ना, E = -d∅/dt, ये बताया था फैराडे ने, राइट। और पहले से हमको, और इसमें ये हम बता सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये ईएमएफ बैटरी वाला नहीं है, ये ड्यू टू फ्लक्स चेंज है। ये ईएमएफ क्या है? ड्यू टू फ्लक्स चेंज। मतलब इस कॉइल में जो बैटरी लगाए थे उसका ईएमएफ नहीं है, ये जो इंड्यूस हुआ है ना, इंड्यूस, वो ईएमएफ है जो अपोजिट। तो वो ईएमएफ d∅/dt होता है। और हमको पता है कि जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्योंकि करंट अगर सडनली चेंज हुआ है करंट, तो dt कम लगा होगा टाइम, और कम टाइम में ज़्यादा करंट चेंज होगा तो क्या ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होगा, राइट। तो जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ वो सर्किट में करंट के प्रोपोर्शनल होता है di/dt के। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हम लिखेंगे L। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ? L। तो ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू अब हो जाएगा L di/dt। अब ये L क्यों लिखा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? क्योंकि कितना ईएमएफ जनरेट होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो आपने लूप लिया है उसका रेडियस कितना है, कितना पास लूप है। बहुत ज़्यादा लूप होगा तो एक एक लूप वाला ऐड होते जाएगा कि नहीं फ्लक्स। सिंगल लूप से फ्लक्स होता है जितना, 4 लूप होगा तो 4 टाइम्स, 5 लूप होगा तो 5 लूप में फ्लक्स चेंज हुआ तो 5 में इंड्यूस होगा ना। तो ईएमएफ कितना ज़्यादा बनेगा वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितना लूप है आपका पर यूनिट लेंथ, राइट। तो इसलिए जो पुराना फार्मूला था ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू d∅/dt, उसमें एक L भी मल्टीप्लाई कर दिए, L। अब इसी L को बोलते हैं हम लोग, इसी L को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये फार्मूला लिखकर और लिख लेंगे कि दिस L इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे अभी हम 2 कॉइल लेने वाले हैं। एक छोटा कॉइल लिए ऐसे, छोटा कॉइल, और छोटे कॉइल में ये जो छोटा सा कॉइल लिए उसमें कोई बैटरी नहीं लगाया, ऐसे ही है, बिना बैटरी का है। और इसके सराउंडिंग में एक बड़ा कॉइल बना दिए, बड़ा सा कॉइलिंग कर देते हैं एक इतना बड़ा, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। पहले स्विच ऑफ था और बाद में स्विच ऑन किए, ठीक है। तो बड़े वाले में जब करंट फ्लो करना चालू करेगा, बड़े वाले में करंट फ्लो करना चालू करेगा तो ये क्या अपने सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देगा,
पिंक मतलब ये कलर का, जैसे ही करंट ये ऐसे बना देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन इसका फील्ड लाइन वो अंदर वाले छोटे जो बनाए हुए हैं लूप उनसे भी जुड़ जा रहा है कि नहीं। फ्लक्स तो आउटर वाले में करंट मैंने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसका फ्लक्स हम ऐसा अरेंजमेंट किए थे, अंदर में रख दिए थे छोटा लूप, तो छोटे लूप में भी फ्लक्स चेंज हो गया, तो छोटे वाले लूप में करंट इंड्यूस हो जाएगा, राइट। अब ये छोटे लूप में जो छोटे वाले अंदर वाले लूप में जो करंट इंड्यूस हुआ उसमें बैटरी थोड़ा ही था, बैटरी इस बार किसी और लूप में था, आउटर लूप में, और करंट इंड्यूस हो गया इनर वाले में। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल व्हेन द करंट थ्रू द नेबरिंग कॉइल चेंजेज, ठीक है। तो पिछले बार जैसा इसमें भी फॉर्मूला लिखेंगे, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बिल्कुल सही है, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी यहाँ भी होगा, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये तो होगा। लेकिन इस बार जो कांस्टेंट लिखेंगे ना उसको M लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या लिखेंगे, M, क्योंकि M ये अब बहुत कुछ पे डिपेंड करेगा। अभी छोटे वाले लूप के रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, बड़े वाले लूप के भी रेडियस पे डिपेंड करेगा। छोटे इनर जो लूप था, इनर लूप में भी नंबर ऑफ कितना कॉइलिंग किया हुआ है, कितना उसमें सर्कुलर वायर है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M से डिनोट किया जाएगा। तो ये E इक्वल टू, पिछले बार E इक्वल टू L डी आई बाई डी टी था, तो इस बार M डी आई बाई डी टी हो जाएगा। कितना म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट N1 N2, N1 N2 पता चल ही गया होगा क्या है, म्यू नॉट तो परमिबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब कि दोनों कॉइल के बीच में हवा है, माने फ्री वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, कोई मीडियम नहीं है, राइट। तो म्यू नॉट N1 N2 क्या क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट N1 N2 A बाई एल, इसमें क्या क्या म्यू नॉट को लिख देंगे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N1 लिखिए नंबर ऑफ लूप इन इनर सोलेनॉइड, और N2 इज नंबर ऑफ लूप इन आउटर सोलेनॉइड, और A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड L इज लेंथ। एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर लिख दिया है, एरिया की जगह पर क्या लिख दिया गया, पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह पर यहाँ पाई आर इनर वाले का लिखना है, क्योंकि फ्लक्स इनर में ही निकालना है ना, तो B डॉट A लिखेंगे तो किसका A लेंगे, इनर वाले का। तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, राइट। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 12th क्लास के एग्ज़ाम में कम से कम 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे, इस चैप्टर से। वीडियो को अच्छे से देख लें और पूरी तरह से समझ लें। नहीं जो समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वो टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू, बाय।